सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस पार्ट 6 को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 6 में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण जो है ना, मतलब कि वीडियो बीच में ही रुक गया था। तो पार्ट 6 ही आगे कंटिन्यू हो रहा है ना। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स का, बात कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स के बात किए आपके सामने। अब जरा सा समझिए कि कंडीशनल सेंटेंस जो है, आप एक दिमाग में आपका ये क्वेश्चन आएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में 3 ही टाइप क्यों हुआ। 4 टाइप भी हो सकता था, 5 टाइप भी हो सकता था, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आप 3 ही टाइप, 3 ही स्ट्रक्चर्स क्यों बताए? 3 टाइप का स्ट्रक्चर हम आपको बताए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन को आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं, जरा समझिएगा बारीकी से। क्योंकि टाइम को भी आपने जब टेंस में आपको पढ़ा रहा था, तो टाइम को 3 भाग में बांटा गया था, एक फ्यूचर टाइम, एक प्रेजेंट टाइम, एक पास्ट टाइम। उसी तरह से यहाँ पर जो है टाइम के आधार पे ही कंडीशनल सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया फ्यूचर कंडीशन। अब जब फ्यूचर कंडीशंस होगा तो उसमें स्ट्रक्चर्स का पैटर्न आपका क्या होगा वो समझिएगा। ये सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस है, शॉर्ट में लिखे हैं CS यानी कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपका ध्यान में रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का होगा, और सेंटेंस ऑफ कंसिक्वेंसेस में आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। दूसरा हो गया हमारा प्रेजेंट कंडीशन। जब प्रेजेंट कंडीशन की बात करेंगे तो आपका कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेंटेंस ऑफ जो कंसिक्वेंसेस का स्ट्रक्चर होगा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट होगा, सॉरी पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको स्ट्रक्चर यहाँ पता है, वुड प्लस V1 होता है। उसके बाद अगर हम पास्ट कंडीशंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका कंडीशनल सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और सेंटेंस ऑफ कंसिक्वेंसेस जो है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में यानी कि वुड प्लस हैव प्लस V3 में होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाए कि भाई कंडीशनल सेंटेंस को 3 भाग में ही क्यों डिवाइड किया गया, तो दैट हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के आधार पे टेंस को भी बांटा गया, टाइम के आधार पे कंडीशनल सेंटेंस को भी बांटा गया, बिकॉज किसी भी टाइम को, बिना टाइम को आप शो किए हुए किसी चीज़ को आप कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए यह आप बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। और इसी को हम लोग फिर आगे फर्दर इसको हम लोग मूव करते हैं। यहाँ से अब समझिएगा आगे कि हम लोग अभी कंडीशनल सेंटेंस को ही फर्दर डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस में। अगर ये समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। तो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वेज। जहाँ तक मेरी हो सकता है मेरी तरफ से मैं आपको आसान तरीके में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, लॉजिक के साथ इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस को हमने पहले आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस में 3 पार्ट ही क्यों होता है। वो आपको बताया कि टाइम के आधार पर होता है, स्ट्रक्चर कौन सा कंडीशनल सेंटेंस को हम किस टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आता है कि कंडीशनल सेंटेंस 2 तरह का होता है। एक होता है रियल, जिसको अचीवेबल बोल सकते हैं, जिसको अचीव कर सकते हैं। एक होता है अनरियल, नॉट अचीवेबल, जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। यानी कि सपोजिशन इन इमेजिनेशन। सपोजिशन इन इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ता, या यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने देश का सेवा करता। तो दीज आर द थिंग्स जो आपके अनरियल में होते हैं। हो सकता है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे 4 पैर होते तो मैं उससे तेज दौड़ता। तो आज 4 पैर आज नहीं है, तो क्या 10 दिन बाद 4 पैर आएगा? नहीं आएगा। यानी कि ये क्या है, सिर्फ सपोजिशन इन इमेजिनेशन है, जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। बस आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चलते हैं। वैसे भी हम लोग ज़्यादातर इसी तरह का इमेजिनेशन करते हैं, इस तरह का इमेजिनेशन बहुत कम होता है ना। इसलिए इसको हम रियल जो अचीव कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यदि मैं पटना जाऊँगा तो उससे मिलूंगा, है ना। तो यदि मैं पटना जाऊँगा उससे मिलूंगा, तो ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में सिंपल सा बात चल सकता है कि पटना जाइएगा उससे मिलिएगा, तो ये अचीवेबल है, ठीक है। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये भी सही है भाई, हो सकते हैं। अगर अच्छा परिश्रम करेंगे, सही से मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो ये अचीवेबल है। अब समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि जब हम सपोजिशन इन इमेजिनेशन यानी कि अनरियल कैटेगरी की बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, तो वो कंडीशनल वर्ड्स जो है आपका क्या क्या कंडीशनल वर्ड्स हो सकता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
ठीक है ना। तो कंडीशनल वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए आपका कंडीशनल वर्ड इफ और व्हेन हो सकता है, हैड हो सकता है। अब बोलिएगा कि सर हैड कंडीशनल वर्ड कैसे हो सकता है, आई विल टेल यू, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो गया, विश, आई विश हो सकता है। आई विश का मतलब क्या होता है, आई विश का मतलब होता है काश, काश, ठीक है ना, इसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन, काश, काश मैं तुम्हारे जगह पर होता तो ऐसा नहीं होने देता। क्या आप उसके जगह पर थे, अब वो बात वापस आएगी, क्या उसको आप अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी कि यहां पर क्या हो गया, वो काश हो गया, काश मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं उससे बहुत सारे काम करवा लेता। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको अचीवेबल और नॉन अचीवेबल में कैटेगराइज करना है। अब हम लोग आगे जब समझते हैं तो यहां से बातें आपको कंडीशनल सेंटेंस में हम आपको बताएं कंडीशनल वर्ड्स क्या हो सकते हैं अनरियल कंडीशन में। अब यहां पर समझिएगा कि कुछ बातें यहां पर आपको मैंने लिख के दिखाया है कि रियल कंडीशनल सेंटेंस वर्सेस अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, इन दोनों के बीच में आपको एक मतलब कि कंपैरिजन करवा देते हैं सर, कि कैसे आपको पता चलेगा कि रियल है कि अनरियल। हम साइड हो जाते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए अब रियल कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करते हैं तो देखिएगा रियल कंडीशनल सेंटेंस में यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब। रियल कंडीशनल सेंटेंस में आपका मेन वर्ब से शुरू होगा सेंटेंसेस, ध्यान में रखना है। और अनरियल कंडीशनल सेंटेंस होगा तो लिंकिंग वर्ब और वी वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो वर्ब में इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है माय डियर फ्रेंड्स कि जो एक वर्ब जो होता है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिफाइन करता है। लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही डिफाइन करता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हमने बोला कि आई बिकम ए टीचर, आई बिकम ए टीचर। अब जरा सा देखिएगा टीचर यहां वर्ड है, तो टीचर जो वर्ड है बिकम वर्ड का यूज किया गया है। तो जो बिकम वर्ड है तो बिकम जैसे आप लिखते हैं तो क्या इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप टीचर कौन बन रहा है यहाँ पर, बिकम किसके लिए, ये टीचर्स जो है यहाँ पर आपको डायरेक्ट किसके बारे में डायरेक्ट बता रहा है, वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यानी कि लिंकिंग वर्ब से आप ये समझिएगा। और वी वर्ब हमारे पास, वी वर्ब का कैटेगरी बहुत सारे हैं। उस वी वर्ब में आपको बता दें कि वेयर ही एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको उठाया जाता है। एक हमारे पास हैड होता है। अब बात आता है कि सर कंडीशनल सेंटेंस में अनरियल सेंटेंस जो है, अनरियल कंडीशनल सेंटेंस जो है उसकी कैटेगरी क्या हो सकती है। तो आपको बता दें कि इसमें आप सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्या क्या, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक से हम लोग को ये पता चला कि कंडीशनल सेंटेंस में रियल कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक अनरियल कंडीशनल सेंटेंस होता है। अनरियल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल बताए, उसके हम आपको कंडीशनल वर्ड से आपको मिलाए, फिर दोनों में हम डिफरेंस आपको बताया कि वर्ब से रिलेटेड क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और यहाँ भी ये भी बताया कि आपको टेंस यहाँ पर क्या क्या यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातों को बड़ा ध्यान से गौर से समझिए। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस से एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान और बारीकी के साथ समझिए। हम आपको हर एक लेवल का जो क्वेश्चन होगा कंडीशनल सेंटेंस से, वो आपको डील करने में मदद करेंगे, ठीक है ना सर। यहाँ तक की बातों को अब ज़्यादा ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखिएगा कि हम लोग यहाँ से अब स्ट्रक्चरली इन चीज़ों को समझते हैं। यानी कि आपको तो हम एक लॉजिक लेवल पे आपको समझा दिए, अब इसका स्वरूप कैसा दिखता है वो आपको समझा रहे हैं। अनरियल कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। अब जैसा देखिए हमने बोला कि आपको अभी भी समझाया कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंस जो है या तो पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है या तो पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो यहाँ पर किसी तरह का कोई आशंका हो ही नहीं सकता। अब देखिएगा तो सिंपल पास्ट में होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की बात हम कर रहे थे, जब उसके दोनों के बीच में कंपैरिजन करवा रहे थे, तो आपको बताए थे कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है,
वो क्या आता है, वी वर्ब जिसको हम बोलते हैं वो वेयर आता है। देखिए यहाँ पर वी वर्ब आपका क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास, सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वेयर हो गया, वेयर के बाद ऑब्जेक्ट कह लो, या इसको ऑब्जेक्ट ना कह के आप कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आपको एग्जांपल मतलब कि आपको डिफिनेशन बता दें कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे हम बोल रहे हैं ही इज़, इतना बोल के हम चुप हो गए। अब हम बोल रहे हैं ही इज़, तो आपके मन में होगा क्या बोल रहा है, ही इज़ बा है, लेकिन जैसे ही बोला ही इज़ अ टीचर, अब वर्ड यहाँ पर अ टीचर क्या आया, कॉम्प्लीमेंट, यानी कंप्लीट किया सेंटेंस के मीनिंग को। तो ये जो टीचर वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट हो, यानी कॉम्प्लीमेंट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, V2 फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, दूसरा आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर ध्यान में रख समझिएगा माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर हमने यूज किया है हैड विन का। बच्चे के दिमाग में ये होता है कि हैड विन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं। अब जरा सा समझिएगा कि हैड विन क्यों यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर है क्या, परफेक्ट है। परफेक्ट के साथ आप यूज क्या करते हैं, परफेक्ट वर्ड जैसे आता है आप हैड यूज करते हैं। और आपको बता दें कि जो वेयर है, वेयर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है, वेयर और वाज, वेयर और वाज ये बी वर्ब का फॉर्म है। बी वर्ब का तीसरा जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विन बोलते हैं। यानी पहला फॉर्म होता है हमारा इज, ठीक है ना। पहला फॉर्म की हम जब बात करते हैं तो आर होता है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्म की बात करते हैं तो वाज अवेयर होता है। तीसरा फॉर्म की बात करते हैं तो वो हमारा विन होता है। चौथा फॉर्म की बात करते हैं तो विंग होता है। और पांचवा फॉर्म की बात करते हैं तो इज एम होता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विन जो वर्ड यूज किया गया है, इसके साथ इसी को हम लोग क्या किए, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, चूंकि तो सेकंड फॉर्म में है वर्ब का, तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगेन कॉम्प्लीमेंट को बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस फिर लिंकिंग वर्ब आएगा। लिंकिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, V3 अपर हो जाएगा, क्योंकि हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। ये ध्यान में रखिए, लिंकिंग वर्ब की हम बात करें, हम लिंकिंग वर्ब पे भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको टेंस में डाल देंगे, क्योंकि आपको लिंकिंग वर्ब नहीं समझ में आया तो कंसेप्ट अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हैड एक साथ कैसे आ सकता है। हैड यहाँ वर्ड यूज किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ये दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको पोजेशंस को दिखा रहा है, पोजेशंस इन सपोजिशन, ये पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हम लिख के दे देते हैं। ये आपका हो गया, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोजीशन इन सपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट यानी कि जो कंसेंटेंस ऑफ कंसिक्वेंसेज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी यहाँ तक की बातों को आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप कॉपी कर लें। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसको ज़रा सा हम और सही रूप में कर दें। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातों को आप समझें। आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में टेंस का ये भी सीरीज चलेगा। टेंस का ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 एक और हम मतलब कि उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो पार्ट 6 का 2 पार्ट बन गया है, तो वो पार्ट 6 ही रहेगा जब हम अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ से चीज़ों को आपको समझ में आने लगा होगा कि टेंस हमारा कितना आसान, जिसको आप समझ रहे थे उसमें कितने सारे ट्विस्ट हैं। अभी और कुछ बातें बताने बाकी है। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये 9, 10, 11, 12 के टारगेट को लेके हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कैसा नहीं है कि 9, 10 ये मैथ नहीं है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश का कोई भी क्लास नहीं होता है
आप एक बार पढ़ दोगे तो आपको 9, 10, 11, 12 इवन कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन को भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम एक सेशन आपको जब 10th खत्म करेंगे तो 10th खत्म करने के बाद एक हम आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करवा के भी दिखाएंगे, एक वीडियो बना के, कि वहाँ कैसे आप क्वेश्चन को आप बड़ा ही आसानी के साथ समझ लेते हैं। तो इसलिए आप लोग को धन्यवाद, और बढ़िया से वीडियो को देखें, समझें। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमसे पूछें कमेंट बॉक्स में। जो मेरे स्टूडेंट है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट में भी अपना कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।